इंग्लैंड दौरे के बाद अब भारतीय टीम पहुंच चुकी है वेस्ट इंडीज। नया कॉम्बिनेशन, नया कैप्टन, नए वाइस कैप्टन के साथ, और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कमजोर दिखने वाली वेस्ट इंडीज की टीम के सामने भारतीय टीम किस तरह का चैलेंज रखती है। क्या वेस्ट इंडीज का हाल जैसा बांग्लादेश ने किया, क्या वैसा भारतीय टीम कर पाएगी? ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आज बातचीत करेंगे। और क्योंकि ये 7वां महीना शुरू हो चुका है और 7वां कप्तान हमें नजर आएगा शिखर धवन, और उनके साथ नया वाइस कैप्टन, यानी कि एक नया कैप्टन वाइस कैप्टन का सेट हमें नजर आने वाला है। रविंद्र जडेजा और शिखर धवन इस वनडे सीरीज में टीम के कप्तान और उप कप्तान होंगे। ये कितना फर्क डालेगा टीम कॉम्बिनेशन में? अगर आप बॉलिंग अटैक पे नजर डालें तो थोड़ा सा रॉ बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है। वहीं बैटिंग में भी कई ऐसी जगह है जहां पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंपटीशन होगा, और टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा चैलेंज भी होगा कि आज वो किसको मैदान पर उतारे और सीरीज का आगाज वो कैसे जीत के साथ करें। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंग्लैंड दौरे पे आपने कमेंट्री की, फिर आप छुट्टी मनाकर वापस दिल्ली लौट चुके हैं, और दिल्ली लौटने का सबूत भी हम आपके पीछे देख पा रहे हैं। बट सवाल तो वही है कि इस सीरीज के क्या कुछ फायदे होंगे, क्या कुछ मिलने वाला है इस सीरीज से? क्योंकि बैक टू बैक सीरीज तो हम खेले जा रहे हैं, ये बिना देखे हुए कि क्या पॉसिबिलिटीज होंगी या क्या कुछ हमें इससे फायदा होगा। अब वसीम अकरम ने एक बड़ा स्टेटमेंट कर दे दिया कि 50 ओवर की क्रिकेट बंद हो जानी चाहिए, T20 और टेस्ट मैच ये दो फॉर्मेट है जिसपे फोकस करना चाहिए। फिर इन सभी विवादित बयानों के बीच में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज से दो हाथ करेगी ओडीआई क्रिकेट में। देखिए, सबकी अलग अलग राय है राजीव, और इस पर जितनी भी टिप्पणी करें वो उतना आसान नहीं होता है। अंत में आपको ये भी निर्णय करना होता है, या फिर आईसीसी को ये भी निर्णय लेना होगा कि फिर अगर आप वनडे बंद करना चाह रहे हैं तो फिर विश्व कप जो वनडे का होता है उसका क्या होगा, वहाँ पे आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, वहाँ पे कौन कौन सी टीम भाग लेंगी। तो कई सारी बातें ध्यान में रखकर इस प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। चलिए खैर, वो तो अलग बात हो गई। अब भारत के लिए मुझे लगता है कि कई सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस टीम में शामिल हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि आने वाले समय में करीब 14-15 महीने के बाद विश्व कप होने वाला है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिस तरह से T20 में हम लोगों ने देखा है, कई सारे यंगस्टर्स ने अपनी जगह टीम में आने के लिए जो जो स्ट्रॉन्ग कंटेंशन है उसका दावा ठोक दिया है। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको मौका मिलेगा, और जिनका प्रयास यही होगा कि वो फिर से एक हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करें, और एक दिवसीय क्रिकेट में भी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भारत की मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह से कई सारे खिलाड़ी हैं, तो भारत के लिए तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ गेंस हैं इस श्रृंखला से राजीव। समा भाई, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भारत के पक्ष में जा रही है कि बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को उन्हीं के घर में 3-0 से हरा दिया। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पोर्ट ऑफ स्पेन में ये मैच खेला जा रहा है, जहां पर पिछले 9 मुकाबलों में 7 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं और 1 मुकाबला वो हारे हैं सिर्फ। पोर्ट ऑफ स्पेन मतलब अपने घर जैसा ही उनके लिए है। और इससे पहले और हिस्ट्री पे नजर डाले तो 76 में जो हमने रन चेस किया वो भी इसी मैदान पे था, 404 रन का। 71 में हमने जो सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की वेस्ट इंडीज में, जब अजीत वाडेकर की कप्तानी में हम जीते, तब भी पोर्ट ऑफ स्पेन में हमने एक टेस्ट मैच जीता था। सनी भाई के लिए बड़ा ही हिस्टोरिकल ग्राउंड है, बड़ी सेंचुरीज उन्होंने लगाई है। तो कुल मिलाकर भारत पोर्ट ऑफ स्पेन में नहीं, ऐसा लगेगा अपने घर में ही खेल रहा है। हमेशा से यही होता आ रहा है। अब तो क्या, सभी वेस्ट इंडीज में जहाँ जहाँ मैचेस होते हैं, जो विकेटें हैं वो भारत की तरह रहती हैं। जो क्राउड सपोर्ट मिलता है वहाँ पर भारत के लिए बहुत ज़्यादा मिलता है। जो कई सारे ऐसे भारतीय मूल के लोग हैं जो वहाँ बसे हुए हैं, वो सब मैदान पर आ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। कई सारे दर्शक कनाडा और यूएस से आते हैं ट्रैवल करके मैचेस देखने के लिए। पोर्ट स्पेन का जो विकेट है वो हमेशा से मदद करता है स्पिनर्स को, और ट्रिनिडाड में ओवरऑल कुछ उसी प्रकार की मिट्टी है, उसी प्रकार की सॉइल है जो मदद करती है स्पिनर्स को। इसी वजह से आपको याद होगा कि कई सारे ट्रिनिडाड के जो बल्लेबाज हैं वो अच्छी तरह से खेलते हैं स्पिनर्स को। ब्रायन लारा एक शानदार उदाहरण है। जी सर भाई, चलिए वापस, क्योंकि इंडियन टीम के लिए आपने जैसा कि कहा कि बहुत कुछ है यंगस्टर्स के लिए, बट शुरुआत सबसे वेटरन खिलाड़ी से कर लेते हैं। शिखर धवन जो टीम के कैप्टन है, उनके लिए कितना बड़ा दौरा आप देख रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेले, वो इम्पैक्ट वो छोड़ नहीं पाए थे, थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे थे अपने फॉर्म को लेके। राजीव, शिखर के लिए बहुत कठिन इम्तहान है ये, क्योंकि उनके इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो कई सारे यंगस्टर्स जो उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। तो उनको निरंतर अच्छा परफॉर्म करना होगा, नहीं तो फिर उनकी जगह खतरा में है।
जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट अभी भी चाह रही है कि वही टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा और शिखर धवन राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आने वाले समय में विश्व कप के लिए भी तैयार रहे। पर उसमें काफ़ी लंबा समय है अभी भी। और इस लंबे समय में बहुत ज़रूरी है कि शिखर धवन अच्छे फॉर्म दिखाकर शानदार प्रदर्शन कर याद दिलाते रहें चयनकर्ताओं को और टीम मैनेजमेंट को कि अभी भी फिट हैं, अभी भी उनमें वो हंगर है रन्स बनाने के लिए और अभी भी वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं टीम के लिए। तो ये बहुत ही कठिन इम्तिहान होगा शिखर धवन के लिए। उम्मीद यही है कि शानदार फॉर्म में आएँ। इतना ज़्यादा अनुभव है शिखर के पास, वो समय लेकर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं, कप्तानी कर रहे हैं, ज़्यादा ज़िम्मेदारी उनको उठानी होगी। पर अंत में उनका फॉर्म बहुत ज़्यादा आवश्यक है आने वाले समय के लिए। क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात कर दी आपने सवा भाई, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल है कि अब शिखर धवन अपने पार्टनर के तौर पर किसको ले जाना पसंद करेंगे? उनके पास ऋतुराज गायकवाड़ का ऑप्शन है, शुभमन गिल है और ईशान किशन है। क्या आपको लग रहा है, कल राजकुमार सर और रितेंद्र से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि शुभमन गिल पहली चॉइस हो सकते हैं यहाँ पे। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए 2 विकल्प हैं यहाँ पे, या तो शुभमन गिल को खिलाइए या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को आप खिलाइए। हुँ, ऋतुराज गायकवाड़ को कम चांसेस मिले हैं अभी तक, जो भी मौका मिला है उनको टी20 मुकाबलों में मिला है। और चयनकर्ताओं को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछला विजय हज़ारे हुआ था वहाँ पर 3 या 4 शतक लगाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने। हुँ। तो अगर आपको भरोसा है खिलाड़ी के ऊपर तो उसे और मौका मिलना चाहिए। यही आपके पास 2 विकल्प हैं। क्या ईशान किशन के साथ ओपन करना चाहेंगे? मुझे लगता नहीं कि वो हो पाएगा। हुँ। अगर ईशान किशन को खेलना है तो वो नीचे आएँगे। तो इस समय राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर, उसके साथ-साथ ये चीज़ देखकर कि ये 2 आपके पास रेगुलर ओपनर्स हैं। कम से कम ऋतुराज गायकवाड़ रेगुलर ओपनिंग करते हैं और शुभमन गिल ने भी ओपन किया है भारत के लिए। तो मुझे लगता है कि ये 2 विकल्प हैं, पर मेरे ख़्याल में इस वक़्त ऋतुराज गायकवाड़ को कुछ और मौके मिलने चाहिए। लेकिन सवा भाई, अगर आप ईशान किशन को नीचे भेजते हैं तो फिर संजू सैमसन के साथ उनकी एक कड़ी टक्कर हो जाएगी। कैसे आप देख रहे हैं, पहला विकेट कीपर इस दौरे पे आपकी नज़र में कौन है? और क्या आप दोनों विकेट कीपर्स को मिडल ऑर्डर में खिलाएँगे और श्रेयस अय्यर को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, क्योंकि नंबर 3 पे दीपक हुड्डा ऑटोमेटिक चॉइस है आज की डेट में और नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव। ये बहुत कठिन कॉल होगा शिखर धवन के लिए और राहुल द्रविड़ के लिए, जी, क्योंकि इतने सारे बल्लेबाज आपके लिए तैयार बैठे हुए। दीपक हुड्डा को आप कहाँ कहाँ से बाहर करेंगे। पर एक और जी। चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ऐसे खिलाड़ी को पहले मौका मिलना चाहिए जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में अच्छा किया है, ना कि ऐसे खिलाड़ी को जो जो टी20 में अच्छा करता अब हाँ। ने अच्छा किया है। तो वो एक चीज़ है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा भारतीय टीम को 11 चुनने के पहले। पर ईशान किशन उनको मेरे विचार में पहले मौका मिलेगा एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में। उसके बाद अगर संजू सैमसन की जगह बनती है 11 में, तो संजू सैमसन को ज़रूर मौका मिल सकता है। पर सूर्य कुमार यादव हैं, श्रेयस अय्यर हैं और संजू सैमसन हैं। तो ये आपके 3 या 4 खिलाड़ी और हो गए मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज़ी करने के लिए। उसके बाद आपके पास जडेजा हैं और फिर यूज़ी चहल हैं। 3 पेस बॉलर्स को लेके भी बड़े सवाल है सवा भाई कि 3 पेस बॉलर कौन होंगे? कल जब हमने राजकुमार सर के साथ बातचीत की तो उनका कहना था कि आवेश खान, सिराज खान के साथ वो अर्शदीप सिंह को खिलाना पसंद करेंगे। क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर वो खिलाना चाहेंगे बनस्पत इसके कि आप बैटिंग मजबूत करने के चक्कर में शार्दुल ठाकुर को खिला दें। आप कितना सहमत हैं जो ये थ्योरी राजकुमार जी ने दी? 5 बॉलर्स को आपको खिलाना होगा राजीव, और 3 क्योंकि पेस 6 बॉलर्स बॉलिंग होने ही ऑप्शन है नहीं, चाहिए। हार्दिक है नहीं टीम में आपके पास। आपके पास हार्दिक नहीं है, इसी वजह से और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में उतरें। और अगर ऐसा जी, होता है तो फिर एक और विकल्प होगा कि दीपक हुड्डा को आप खिला सकते हैं, क्योंकि वो राइट जी। आर्म ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं और एक 6th बॉलर के ऑप्शन में आ सकते हैं। जिस तरह के विकेट रहता है पोर्ट स्पेन में, वहाँ पर एक और स्पिनर अगर आपके 11 में हो जाए तो उससे फ़ायदा मिलता है टीम को। तो वो भी एक विकल्प होगा यहाँ पर राहुल द्रविड़ के लिए और शिखर धवन के लिए। अ, यानी कि आप जो सजेस्ट कर रहे हैं 3 तेज बॉलर्स और युजवेंद्र चहल और रवींद्र जडेजा। क्या रवींद्र जडेजा हुँ। को थोड़ा रेस्ट दिया जा सकता है सवाल पूरा सीज़न वो खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस, फिर वो ओडीआई भी खेले, टी20 भी खेले, या आपको लग रहा है थोड़ा कहाँ खेला बॉलिंग है में फॉर्म राजीव? पकड़ना है इसलिए आपको खेलना पड़ेगा? बहुत बहुत कम मैचेस खेला है जडेजा ने, वो होम जी, सीरीज़ उन्होंने खेली नहीं है। तो खेला ही कहाँ है? सिर्फ़ इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेला है और ये 3 टी20 और 3 एक दिवसीय मैचेस खेले हैं। तो ज़्यादा जडेजा तो इंजरी की वजह से बाहर थे और ये सही मौका है जडेजा के लिए। उनके लिए भी एक तरह का इम्तिहान होगा कि अपने बॉलिंग कम से कम उसमें कुछ सुधार मिले और फिर से वो विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वापस आ जाए और यहाँ की जो विकेट है वहाँ पर मदद मिलेगी जडेजा को, तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए जडेजा को। बिल्कुल। और अगर हम बात अब थोड़ी वेस्ट इंडीज़ की भी करें सवा भाई चलते-चलते, वेस्ट इंडीज़ के लिए बड़ा चैलेंज है, उनके कोच ने भी कह दिया कि पहले 50 ओवर खेलना बहुत ज़रूरी है।
ये ऑटोमेटिक साइन दिखाता है कि साइकोलॉजिकली वेस्ट इंडीज कितना पीछे है इन दिनों, कि 50 ओवर खेलना एक बड़ा चैलेंज वो देख रहे हैं, मैच जीतना तो छोड़ दीजिए। और इसी वजह से राजीव उन्होंने जेसन होल्डर को वापस बुलाया है टीम में, क्योंकि एक जी। अच्छे ऑलराउंडर हैं। अब निकोलस पूरन को कप्तानी दी गई है। एक एक ऐसा स्टेज है उनके लिए भी कि वो भी एक रीबिल्ड कर रहे हैं अपने टीम को। कई सारे यंगस्टर्स टीम में शामिल हैं। और ये उनके होम ग्राउंड में हो रहा है, थोड़ा दबाव रहता है आपको परफॉर्म करने का। और जो हाल बांग्लादेश ने किया है वेस्ट इंडीज का, इससे दबाव तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा इस समय निकोलस पूरन और उनकी टीम के ऊपर। तो बहुत ही ये स्टिफ चैलेंज होने वाला है वेस्ट इंडीज के लिए, ये श्रृंखला जीतना या फिर यहाँ पर एक मैच भी जीत लेना। तो भाई क्योंकि 16 साल से वेस्ट इंडीज कोई भी वनडे सीरीज जीती नहीं है भारत से अपने ही देश में। ये एक और बड़ा सरप्राइजिंग रिकॉर्ड है, क्योंकि एक ऐसी टीम जिसने डोमिनेट किया 20 साल वनडे क्रिकेट में, आज ये हाल है कि 16 साल से वो भारत से वनडे सीरीज नहीं जीते अपने देश में। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि डाउनफॉल हाँ। कहते हैं? अब अब रीजन बताना शुरू करेंगे राजीव तो बहुत लंबा हमें डिस्कशन करना होगा। देखिए अंत जी। में जो खेल की तरफ जो रुझान होना चाहिए वो थोड़ा बहुत कम हो गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इम्प्रूवमेंट होने चाहिए थे वहाँ पर वो देखने को नहीं मिले हैं। जिस तरह के फाइनेंसेस होने चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के पास, वो इस समय नहीं है। और इस वजह से वो जितना सुधार होना चाहिए गेम में वो देखने को मिल नहीं रहा है। जितनी प्रगति होनी चाहिए गेम के ऊपर उतनी देखने को नहीं मिल रही है। जितना आपको पैसा लगाना चाहिए ग्रास रूट लेवल में उतना हो नहीं पा रहा है। कई सारे वहाँ की जो युवा पीढ़ी के जो एथलीट्स हैं वो प्रेफर करते हैं बास्केटबॉल या फिर एथलेटिक्स ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा शोहरत मिलती है। तो कई सारे कारण हैं राजीव, पर अंत में जो आपके पास अवेलेबल है उसी को आपको अच्छा करना होगा। और जी। अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो उतने अच्छे नहीं है इस समय, और इसी वजह से अंतर जो है भारत और वेस्ट इंडीज़ की टीम में वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और इसी वजह से ये श्रृंखला भी बहुत ज़्यादा कठिन होगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। और सभा भाई मजे की बात ये कि पहचान अब वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स की रही नहीं, क्योंकि अगर आप 70s 80s के 11 खिलाड़ी पूछे मेरे से, तो मैं अभी उंगलियों में गिना सकता हूँ कि वो 11 खिलाड़ी कौन खेले थे। आज हालात ये है कि निकोलस पूरन, जैसन होल्डर और रोमेन पॉवेल को अगर छोड़ दें, जो आईपीएल में खेलते हैं इस वजह से उनकी पहचान है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है वेस्ट इंडीज का, जिसकी वजह से वो पहचान खत्म हो रही है कैरेबियन क्रिकेट की। कैसे आप देख रहे हैं? सिर्फ ये 3 खिलाड़ी हैं जिनसे लड़ाई है, या आपको लग रहा है शाई होप भी है, ब्रूक्स है उनके पास, एक और एक किंग ओपनिंग बैट्समैन है, जिनको पहचान बनाने के लिए बहुत शिद्दत के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी हिंदुस्तान के गेंदबाजों से? हाँ राजीव, क्योंकि यहाँ पर अनुभव की कमी नज़र आती है वेस्ट इंडीज़ टीम में। जैसा कि आपने कहा 3 या 4 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। उनमें से चंद और खिलाड़ी हैं जो आईपीएल तो नहीं पर अन्य जो ग्लोबल टी20 लीग्स हैं वहाँ पर वो खेलते हैं। थोड़ा बहुत अनुभव है, पर अनुभव इन सभी खिलाड़ियों को ज़्यादा है टी20 मैचेस का, ना कि एक दिवसीय क्रिकेट का। और इन दोनों फॉर्मेट में बहुत बड़ा अंतर है। और जैसा कि आपने पहले ही कहा था कि फिल सिमंस जो उनके कोच हैं वो चाहते हैं कि कम से कम वो पूरे के पूरे 50 ओवर खेलें। तो वो जो हम्म। संतुलन होना चाहिए बल्लेबाजी में, या बल्लेबाजी क्रम में और टेम्परामेंट में, वो देखने को नहीं मिलता है। और इसी वजह से ये बहुत बड़ी चुनौती होगी वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो अंत में कप्तान निकोलस पूरन हो गए, काइल मेयर्स उनके एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, शाई होप है, इन तरह के खिलाड़ियों को ऊपर उठना पड़ेगा। रोमन पावल हो गए, इनको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाना होगा अपने बल्लेबाजी में, अपने टेम्परामेंट में। तभी मुझे लगता है किसी प्रकार से भारत को ये चैलेंज दे सकते हैं। बिल्कुल, और चैलेंज हमारे आपके लिए भी है सभा भाई, कि 7 बजे मैच शुरू होगा और सुबह 3 बजे तक आपको जागना है अगर मैच का एनालिसिस करना है, और फिर आप सुबह आएंगे शो के लिए। तो ये भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट में जब भी क्रिकेट होती है, तो दर्शकों के लिए जो क्रिकेट कवर करते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि आप एक तो रात तक मैच देखें और सुबह फिर उसका एनालिसिस करें अपने दर्शकों के लिए, और सटीक एनालिसिस करें। और ये सटीक एनालिसिस तभी होगा जब आप रात में जाग कर एक एक बॉल मैच देखेंगे, और तभी आप सही बात अपने क्रिकेट फैंस तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम का विजय रथ जो इंग्लैंड में बहुत तेजी के साथ दौड़ा, वो कैरेबियन धरती पर भी बहुत तेजी के साथ दौड़ेगा। कप्तान बदला है, लेकिन टीम की सोच नहीं बदलेगी। वो अटैकिंग क्रिकेट जिसकी समा भाई पिछले 1 साल से चर्चा कर रहे हैं, उसको अंत में इम्प्लीमेंट किया भारतीय टीम मैनेजमेंट ने। वो अटैकिंग नेचर भारतीय टीम का यहाँ पर भी जारी रहेगा, पहले वनडे क्रिकेट में और उसके बाद टी20 फॉर्मेट में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।